फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि 6 दोस्तों से भरी एक कार सुनसान हाईवे पर तेज रफ्तार से दौड़ रही होती है। तभी अचानक कार का टायर फट जाता है। कार बेकाबू होकर सड़क पर इधर उधर डगमगाने लगती है और इस अफरा तफरी में एक लड़की का सिर जोर से टकरा जाता है। इस ग्रुप में 3 लड़कियां और 3 लड़के हैं। गुलाबी कपड़ों में दिख रही लड़की का नाम सारा है, हरे जैकेट वाली कैरेन है, जबकि सिर टकराने वाली लड़की जोड़ी है। वहीं लड़कों में नीली शर्ट वाला जेफ, ग्रे शर्ट वाला टॉड और सफेद शर्ट वाला एरिक शामिल हैं। असल में ये सभी लोग जोड़ी की बहन की बर्थडे पार्टी में जा रहे होते हैं, जो एक बेहद दूर और लगभग भुला दिए गए छोटे से कस्बे में होने वाली है। यह जगह इतनी सुनसान है कि यहाँ पूरे महीने में जितनी गाड़ियां गुजरती हैं उन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता है। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल ठीक लगता है। कार का मालिक टॉड फैसला करता है कि वह स्पेयर टायर लगाकर इस परेशानी को तुरंत खत्म कर देगा। आखिर वहां 3 जवान लड़के मौजूद हैं, इसलिए टायर बदलना कोई बड़ा काम नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसी बीच सारा का ध्यान किसी और चीज पर था। इस मुश्किल हालात में भी वह अपनी सोशल मीडिया स्टोरी के लिए सेल्फियां लेने में लगी हुई थी। हालांकि इस वीरान इलाके में मोबाइल सिग्नल मिलना लगभग असंभव था। उत्सुकता में कैरेन सड़क के दूसरी तरफ कुछ कदम आगे बढ़ती है और हैरानी की बात यह होती है कि उसे वहीं जाकर नेटवर्क सिग्नल मिल जाता है। दूसरी तरफ बढ़ती गर्मी से परेशान होकर जोड़ी और कैरेन कार की छाया में बैठ जाती है। उधर एरिक को अचानक बाथरूम जाने की जरूरत महसूस होती है, इसलिए वह पास की झाड़ियों की तरफ चला जाता है। जबकि टॉड, जो कार का मालिक है, सारा के साथ बातों में इतना खो जाता है कि आखिरकार टायर बदलने की पूरी जिम्मेदारी बेचारे जेफ के कंधों पर आ जाती है। उधर जेफ काफी मेहनत के बाद आखिरकार कार का टायर बदल देता है, लेकिन कार सड़क के हल्के ढलान पर खड़ी थी, इसलिए पुराना टायर अचानक लुढ़कते हुए आगे निकल जाता है। जेफ उसे उठाने के लिए पीछे जाता है, तभी उसकी नजर सड़क के बीच पड़ी एक अजीब चीज पर पड़ती है। वहां एक गोली पड़ी हुई थी। उसे समझ नहीं आता कि इतनी सुनसान जगह पर गोली आखिर आई कहां से। दूसरी तरफ उसके बाकी दोस्त अपनी अपनी बातों में लगे हुए थे। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि मौत उन पर नजर रखे बैठी है। तभी टॉड की नजर लुढ़कते हुए टायर पर पड़ती है और वह उसे पकड़ने के लिए सड़क पर दौड़ पड़ता है। उसी दौरान सारा जेफ द्वारा बदले गए टायर को देखने के लिए कार के पास पहुंचती है, लेकिन अगले ही पल उसके होश उड़ जाते हैं। उसके सामने जेफ की लाश पड़ी थी। वह इतनी बेरहमी से मारा गया था कि सारा सदमे में जम सी जाती है। उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता। वहीं दूसरी तरफ टॉड अभी भी टायर के पीछे भाग रहा था और उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यहाँ कुछ भयानक हो चुका है। लेकिन इससे पहले कि सारा अपने दोस्तों को कुछ बता पाती, अचानक दूर कहीं से चली एक गोली सीधे उसे आ लगती है। अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठती है और चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। कैरेन घबराकर इधर उधर देखने लगती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि हमला करने वाला आखिर छिपा कहां है। बिना समय गंवाए वह जोर से चिल्लाती है और अपने दोस्तों को कार के पीछे छिपने के लिए कहती है। टॉड, जो अभी तक कुछ समझ ही नहीं पाया था, समय रहते नहीं संभल पाता और गोली लगने से घायल हो जाता है। वहीं एरिक, जो कार से काफी दूर था, मजबूर होकर पास के एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। अब उन पर लगातार गोलियां चल रही थीं और कार के पीछे छिपने के अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। कुछ मिनट पहले तक जो एक मामूली टायर पंक्चर का मामला लग रहा था, वह अब मौत के खौफनाक खेल में बदल चुका था। और अब एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी, कार का टायर किसी हादसे की वजह से नहीं फटा था। किसी ने जानबूझकर सड़क पर जाल बिछाया था और ये छहों दोस्त उसी जानलेवा जाल में फंस चुके थे। करीब 1 घंटे तक वहीं फंसे रहने के बाद सभी के चेहरों पर डर साफ दिखाई देने लगता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस मौत के जाल से बाहर कैसे निकला जाए। तभी कैरेन, जो एक सैन्य परिवार से जुड़ी हुई थी, हालात को ध्यान से समझने की कोशिश करती है। उसके मुताबिक हमलावर ने अपनी राइफल पर साइलेंसर लगाया हुआ था, इसलिए गोलियों की आवाज लगभग सुनाई नहीं दे रही थी। साथ ही कार पर लगे निशानों को देखकर उसे अंदाजा हो जाता है कि हमलावर काफी दूर से निशाना लगा रहा है। उधर टॉड की हालत लगातार खराब होती जा रही थी। कंधे में लगी गोली ने उसे लगभग लाचार कर दिया था। वहीं एरिक अब भी पेड़ के पीछे फंसा हुआ था और किसी तरह बचने की उम्मीद लगाए बैठा था। कुछ देर सोचने के बाद उन्हें याद आता है कि जेफ नया टायर तो लगा चुका था, अब बस उसके बोल्ट कसने बाकी थे। लेकिन खुले में निकलना मतलब मौत को खुद बुलाना था, इसीलिए उन्हें बचने के लिए कोई और तरीका ढूंढना पड़ता है। तभी कैरेन को एक जरूरी बात याद आती है। वह बताती है कि सड़क के दूसरी तरफ करीब 3 मीटर दूर एक ऐसी जगह है जहां मोबाइल सिग्नल मिल रहा था। अगर किसी तरह वहां तक पहुंचा जा सके तो मदद बुलाने की उम्मीद बन सकती है। योजना के मुताबिक जोड़ी अपनी जेब से एक लंबी छड़ी निकालकर टॉड को देती है ताकि वह सुरक्षित दूरी से मोबाइल फोन आगे बढ़ा सके। इससे पहले कैरेन अपने फोन में ऐसी सेटिंग कर देती है कि जैसे ही नेटवर्क मिले, इमरजेंसी कॉल अपने आप लग जाए। टॉड धीरे धीरे छड़ी के सहारे फोन को आगे बढ़ाता है। कुछ पल के लिए उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है
है क्योंकि फोन को आखिरकार सिग्नल मिल जाता है। लेकिन तभी दूर कहीं छिपा वह रहस्यमयी स्नाइपर उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। जैसे ही फोन से इमरजेंसी कॉल करने की कोशिश होती है, अचानक एक गोली हवा को चीरते हुए आती है और सीधे मोबाइल फोन को चकनाचूर कर देती है। उनकी पहली योजना पूरी तरह फेल हो चुकी थी। अब उनके पास सिर्फ एक और रास्ता बचता है। टॉड सुझाव देता है कि अगर कार को न्यूट्रल गियर में डाल दिया जाए तो उसे धक्का देकर उस जगह तक ले जाया जा सकता है जहां नेटवर्क मिल रहा था। इसके लिए वे एक नया प्लान बनाते हैं। जोड़ी सामने की तरफ नजर रखने के लिए तैयार हो जाती है ताकि वह गोली चलने की दिशा का पता लगा सके। दूसरी तरफ कैरेन एक नकली पुतला तैयार करती है जिससे हमलावर का ध्यान भटकाया जा सके। वहीं टॉड अपनी जान जोखिम में डालकर कार तक पहुंचने का फैसला करता है। उसका काम था कार का दरवाजा खोलना और गियर को न्यूट्रल में डालना। जैसे ही योजना शुरू होती है, नकली पुतले को खुले में लाया जाता है और ठीक वैसा ही होता है जैसा उन्होंने सोचा था। अचानक उस पुतले पर गोली चलती है। अब यह बात पूरी तरह साफ हो जाती है कि हमलावर अभी भी उन पर नजर रखे हुए हैं। मौके का फायदा उठाकर टॉड किसी तरह कार के अंदर घुस जाता है और चाबी लगाने की कोशिश करता है, लेकिन गोलियां इतनी तेजी से बरसने लगती हैं कि उसे तुरंत नीचे झुककर छिपना पड़ता है। नतीजा यह होता है कि वह गियर को न्यूट्रल में डाल ही नहीं पाता। उनकी दूसरी योजना भी नाकाम हो जाती है और अब समय बीतने के साथ साथ उनके बचने की उम्मीद भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार उन्हें एक बड़ी कामयाबी मिलती है। जोड़ी गोली चलने की दिशा का पता लगाने में सफल हो जाती है। ध्यान से देखने पर सभी को समझ आता है कि हमलावर सड़क से काफी दूर एक विशाल पेड़ पर छिपा बैठा है। अब यह बात पूरी तरह साफ हो चुकी थी कि एक स्नाइपर ऊपर से उन पर नजर रखे हुए था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बना हुआ था, आखिर वह चाहता क्या था? उसने इन लोगों को यहाँ फंसाया क्यों था? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। इतना जरूर साफ था कि वह आदमी काफी समय से उसी पेड़ पर बैठकर अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। उधर कार के अंदर फंसा टॉड अब तक गियर को न्यूट्रल में नहीं डाल पाया था। तभी उसकी नजर कार के पीछे रखे टूल बॉक्स पर पड़ती है। अगले ही पल उसके दिमाग में एक खतरनाक लेकिन जरूरी प्लान आता है। वह किसी तरह टूल बॉक्स तक पहुंच जाता है और उसमें मौजूद लोहे के ढक्कन को अस्थायी ढाल की तरह इस्तेमाल करने का फैसला करता है। दूसरी तरफ एरिक अब भी पेड़ के पीछे अकेला फंसा हुआ था। उसे अपने दोस्तों की नई योजना के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह बस वहीं बैठा किसी चमत्कार का इंतजार कर रहा था। इसके बाद टॉड कैरेन और जोड़ी को तैयार रहने का इशारा करता है। सबकी सांसें थम जाती हैं और अगले ही पल टॉड लोहे की ढाल हाथ में लेकर कार की तरफ दौड़ पड़ता है। गोलियां उसके चारों ओर से गुजर रही थीं, लेकिन इस बार किस्मत उसका साथ दे देती है। वह कार तक पहुंच जाता है और किसी तरह गियर को न्यूट्रल में डालने में कामयाब हो जाता है। हालांकि इसकी एक भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है। हमलावर की एक गोली उसके हाथ में आ लगती है और वह घायल हो जाता है। लेकिन अब कार धीरे धीरे ढलान की तरफ लुढ़कने लगी थी। कैरेन और जोड़ी पूरी ताकत लगाकर कार को संभालने की कोशिश करती है, मगर कार का वजन इतना ज्यादा था कि उसे कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन हो रहा था। इसी संघर्ष के दौरान जोड़ी का हाथ फिसल जाता है और वह कार से अलग होकर सड़क पर गिर पड़ती है। फिर अचानक एक और गोली चलती है। इस बार निशाना उन पहियों पर लगाया जाता है जिनके बोल्ट अभी तक पूरी तरह कसे नहीं गए थे। नतीजा ये होता है कि कार तुरंत रुक जाती है और उनकी पूरी योजना एक बार फिर बर्बाद हो जाती है। लेकिन इसी अफरा तफरी में कैरेन एक बेहद अहम बात नोटिस करती है। स्नाइपर अपनी राइफल में नई गोलियां भर रहा था, यानी कुछ सेकंड के लिए वह फायर नहीं कर सकता था। कैरेन तुरंत समझ जाती है कि यही उनका सबसे अच्छा मौका है। वह जोर से चिल्लाकर जोड़ी को वहां से भागने के लिए कहती है, लेकिन उसी समय एक और इंसान भी इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करता है। पेड़ के पीछे छिपा एरिक अपनी जगह छोड़कर भागना शुरू कर देता है, लेकिन बदकिस्मती से वह स्नाइपर की नजरों से बच नहीं पाता। जैसे ही वह खुले मैदान में पहुंचता है, एक गोली उसकी तरफ बढ़ती है और इससे पहले कि जोड़ी सुरक्षित दूरी तक पहुंच पाती, एरिक उस रहस्यमयी शिकारी का अगला शिकार बन चुका होता है। अब उनके सामने सिर्फ एक सवाल बचा था, क्या इन दोस्तों में से कोई भी इस मौत के खेल से जिंदा निकल पाएगा, या फिर यह सुनसान सड़क ही उनकी आखिरी मंजिल बनने वाली थी। अब हालात पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुके थे। एरिक के दोनों पैरों में गोली लग चुकी थी, जिससे उसका वहां से निकल पाना लगभग नामुमकिन हो गया था। सबसे डरावनी बात यह थी कि रहस्यमयी स्नाइपर उसे तुरंत मारने के बजाय तड़पता हुआ छोड़ देता है, मानो वह इस खौफनाक खेल का मजा ले रहा हो। समय धीरे धीरे बीतता जाता है। करीब 1 घंटे बाद टॉड की नजर कार के अंदर बची हुई पानी की एक बोतल पर पड़ती है। प्यास से सभी की हालत खराब थी।
फिर भी वे उस थोड़े से पानी को आपस में बांटने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे दूर बैठा स्नाइपर उनकी हर छोटी बड़ी हरकत पर नजर रखे हुए हों। उधर जॉडी और कैरेन भी लगातार मुश्किलों का सामना कर रही थीं। घंटों से एक ही जगह फंसे रहने की वजह से उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी, लेकिन खुले में निकलना मतलब अपनी जान को खतरे में डालना था। इसी बीच टॉड की नजर सड़क पर पड़ी सारा की लाश पर जाती है। अपनी प्रेमिका को उस हालत में देखकर वह भावुक हो जाता है। खतरे की परवाह किए बिना वह उसके पास जाने का फैसला करता है। हैरानी की बात यह थी कि इस बार स्नाइपर कोई गोली नहीं चलाता। टॉड कुछ पल सारा के पास बैठता है, उसका हाथ पकड़ता है और आखिरी बार उसे अलविदा कहता है। सुनसान सड़क पर यह पल बेहद दुख भरा और भावनात्मक बन जाता है। दूसरी तरफ एरिक की उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थीं। वह समझ चुका था कि उसकी हालत लगातार खराब हो रही है और मदद मिलने की संभावना बहुत कम बची है। तभी टॉड की नजर दूर सड़क पर पड़ती है। एक कार उनकी तरफ आती दिखाई देती है। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। इतने सुनसान इलाके में किसी गाड़ी का दिखाई देना बेहद दुर्लभ बात थी। पहली बार उन्हें लगता है कि शायद बचने की उम्मीद अभी भी बाकी है, लेकिन किस्मत एक बार फिर उनका साथ नहीं देती। जैसे ही टॉड उस तरफ ध्यान देता है, स्नाइपर दोबारा हमला कर देता है। अगले ही पल टॉड जमीन पर गिर पड़ता है और उसकी कहानी वहीं खत्म हो जाती है। अब केवल कैरेन और जॉडी ही बची थीं। उधर सड़क से गुजर रही कार की महिला ड्राइवर उन्हें देख लेती है। कैरेन और जॉडी पूरी ताकत से हाथ हिलाकर मदद मांगने लगती हैं। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि शायद उनकी परेशानी खत्म होने वाली है, लेकिन अगले ही सेकंड सब कुछ बदल जाता है। स्नाइपर फिर निशाना साधता है और वहां अफरा तफरी मच जाती है। महिला घायल हो जाती है और अब सभी को समझ आ जाता है कि यह रहस्यमयी शिकारी किसी को भी आसानी से बचकर जाने नहीं देना चाहता। घायल महिला की कार अचानक नियंत्रण खो बैठती है। कुछ ही सेकंड में वह तेजी से आगे बढ़ती है और सामने खड़ी टॉड की कार से जा टकराती है। ये टक्कर इतनी अचानक होती है कि कैरेन और जोड़ी की बचने की आखिरी उम्मीद भी टूटती हुई दिखाई देने लगती है। हादसे के बाद महिला धीरे धीरे होश में आने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वह समझ पाती कि आखिर हुआ क्या है, रहस्यमयी स्नाइपर एक बार फिर हरकत में आ जाता है। पूरे इलाके में डर का माहौल फैल जाता है। इसी दौरान एक पिता अपनी घायल बेटी तक पहुंचने की कोशिश करता है। कैरेन और जोडी उसे बार बार चिल्लाकर चेतावनी देती हैं कि वह कार की आड़ में ही रहे, क्योंकि खुले में निकलना मतलब अपनी जान को खतरे में डालना था। तभी कैरेन को एक बेहद जरूरी बात याद आती है। वह उस आदमी से तुरंत इमरजेंसी नंबर पर कॉल करने के लिए कहती है। अच्छी बात यह थी कि वह ऐसी जगह खड़ा था जहां मोबाइल सिग्नल मिल रहा था। पहली बार ऐसा लगता है कि शायद मदद बुलाने का मौका मिल गया है, लेकिन दूसरी तरफ छिपा स्नाइपर भी उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। कुछ ही देर बाद हालात फिर बिगड़ने लगते हैं और वहां मौजूद लोगों की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। जो थोड़ी बहुत सुरक्षा उन्हें मिल रही थी, वह भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है और उनका समय धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब हालात ऐसे हो चुके थे कि आम मदद भी इस सड़क को सुरक्षित तरीके से पार नहीं कर पा रही थी। जो भी कोशिश की जा रही थी वह नाकाम साबित हो रही थी। काफी देर तक सोचने के बाद कैरेन के दिमाग में एक नया प्लान आता है। उसके मुताबिक उन्हें रात होने का इंतजार करना चाहिए। कैरेन का मानना था कि अंधेरा और धुआं स्नाइपर के लिए साफ निशाना लगाना मुश्किल बना देंगे। आखिरकार रात हो जाती है, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि रहस्यमयी हमलावर अब भी कहीं दूर बैठा उन पर नजर रखे हुए था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने एक पल के लिए भी उन्हें अपनी निगाहों से ओझल नहीं होने दिया। योजना के मुताबिक कैरेन एक कट्टर की मदद से कार की सीटें काटना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ जोड़ी कार की डिक्की से पेट्रोल की बोतल, कपड़ों से भरा बैग और एक ड्रिंक बॉक्स निकालती है। किस्मत से उस बॉक्स में अभी भी 2 ड्रिंक्स बची हुई थीं। घंटों की प्यास के बाद दोनों उन्हें तुरंत पी लेती हैं और थोड़ी ताकत वापस हासिल कर लेती हैं। इसके बाद जोड़ी बैग में रखी टी-शर्ट्स निकालती है ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें अस्थायी मास्क की तरह इस्तेमाल किया जा सके। कुछ ही देर बाद सीटों पर पेट्रोल डाल दिया जाता है और कैरेन लाइटर से आग लगा देती है। धीरे धीरे कार जलने लगती है और उसके साथ घना धुआं उठना शुरू हो जाता है। हालांकि उनकी उम्मीद के मुताबिक धुआं अभी इतना नहीं था कि वे पूरी तरह उसकी आड़ में निकल सकें। फिर भी इसका असर साफ दिखाई दे रहा था। दूर बैठा स्नाइपर अब परेशान होने लगा था, क्योंकि उसे पहले जैसी साफ तस्वीर नहीं मिल रही थी। तभी अचानक कैरेन की नजर सड़क पर पड़ती है। दूर से एक पुलिस की गाड़ी उनकी तरफ आती दिखाई देती है। यह देखकर दोनों की उम्मीदें फिर से जिंदा हो जाती हैं। इसका मतलब था कि पहले की गई इमरजेंसी कॉल आखिरकार काम कर गई थी और पुलिस को उनकी लोकेशन मिल चुकी थी। पुलिस अधिकारी वहां पहुंचकर हालात को समझने की कोशिश करते हैं। उन्हें तुरंत एहसास हो जाता है कि मामला साधारण नहीं है, इसीलिए वे और मदद बुलाने का फैसला करते हैं। लेकिन तभी एक बार फिर साबित हो जाता है कि उनका सामना किसी बेहद खतरनाक और धैर्यवान स्नाइपर से है। कुछ ही पलों में हालात बेकाबू हो जाते हैं।
और मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी भी भारी खतरे में फंस जाते हैं। इसी अफरा तफरी के बीच एक पुलिस वाहन नियंत्रण खोकर आगे बढ़ने लगता है। कैरेन तुरंत इस मौके को पहचान लेती है। उसे लगता है कि यही वह मौका है जिसका वे घंटों से इंतजार कर रही थी। वह जोड़ी से तुरंत वहां से भागने के लिए कहती है, लेकिन जोड़ी अब भी डरी हुई थी। घंटों तक मौत को इतनी करीब से देखने के बाद उसका हौसला लगभग टूट चुका था। वह एक पल के लिए रुक जाती है और यही रुकना उनके लिए अगला बड़ा खतरा बन सकता था। जो भी हो, कैरेन को अकेले दौड़ना पड़ता है, लेकिन बदकिस्मती से जिस धुएं पर उनकी पूरी योजना टिकी हुई थी वह धीरे धीरे छंटने लगता है। जैसे ही कैरेन खुले इलाके में पहुंचती है, वह स्नाइपर के निशाने पर आ जाती है और कुछ ही पलों में इस खौफनाक खेल का एक और शिकार बन जाती है। अब जोड़ी पूरी तरह अकेली रह जाती है। उधर मदद के लिए पहुंची पुलिस टीम भी भारी नुकसान झेल चुकी थी। हालात तेजी से बिगड़ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि रहस्यमयी स्नाइपर हर किसी से एक कदम आगे चल रहा है। लेकिन इस बार जोड़ी हार मानने वाली नहीं थी। वह अपनी बची हुई सारी हिम्मत जुटाती है और पास खड़ी पुलिस की गाड़ी की तरफ दौड़ पड़ती है। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, सीधे हमलावर तक पहुंचना। जोड़ी गाड़ी स्टार्ट करती है और पूरी रफ्तार से उस पेड़ की तरफ बढ़ जाती है जहां स्नाइपर छिपा हुआ था, और फिर उसका प्लान काम कर जाता है। जोरदार टक्कर के बाद स्नाइपर अपनी छिपी हुई जगह से नीचे गिर पड़ता है। जोड़ी तुरंत गाड़ी से बाहर निकलती है और जमीन पर गिरी राइफल की तरफ दौड़ती है। दूसरी तरफ वह रहस्यमयी आदमी खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। पहली बार फिल्म में उसका चेहरा साफ दिखाई देता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसके बारे में लगभग कुछ भी नहीं बताया जाता। न उसका नाम सामने आता है और न ही उसका असली मकसद। बस इतना समझ आता है कि वह लंबे समय से इस सुनसान सड़क को अपना शिकारगाह बना चुका था, लेकिन अब उसके पास पीछे हटने का कोई मौका नहीं था। आखिरकार दोनों के बीच अंतिम मुकाबला शुरू होता है। काफी संघर्ष के बाद जोड़ी उस हमलावर को रोकने में कामयाब हो जाती है। वर्षों से इस सड़क पर मंडरा रहा खतरा आखिरकार खत्म हो जाता है। इसके बाद जब वह राइफल को ध्यान से देखती है तो उस पर बने कई निशान उसकी नजर में आते हैं। ऐसा लगता है मानो वे किसी डरावने अतीत की कहानी सुना रहे हों, उन लोगों की कहानी जो शायद इससे पहले भी इस सड़क पर उसका शिकार बन चुके थे। जोड़ी कुछ पल वहीं खामोश खड़ी रहती है। उसकी आंखों के सामने अपने सभी दोस्तों की यादें घूमने लगी हैं। ये जीत थी, लेकिन ऐसी जीत जिसकी कीमत उसने अपने लगभग हर करीबी को खोकर चुकाई थी।